हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। इस वीडियो में मैं आपको एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करके देने वाला हूँ और नंबरिंग वाइज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 AS 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 और है किस टॉपिक पे, गवर्नमेंट ग्रांट्स पे। मैंने क्लास में मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर के बारे में बताया था। एप्लीकेबल मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब आया, कब से लागू हुआ। नेचर का मतलब किस किस एंटिटी पे लागू होता है, कौन कौन कंपनीज है इंडिया में, कौन कौन सी कंपनी है जो इसको फॉलो करती हैं। बड़ी सिंपल सी बात थी, 1 अप्रैल 94 से लागू हो गया। जब मैंने बोला 1 अप्रैल 94, तो सीधी सी बात, नया तो है नहीं, काफी पुराना एएस है। तो लोग इसको पढ़ चुके, रिसर्च कर चुके, अब इसमें कुछ नया तो है नहीं, काफी पुराना एएस है। नंबर 2, किन पे लागू होता है, ये उन सारी एंटिटीज पे लागू होता है जो इंड एएस फॉलो नहीं कर रही। और आपको मैंने क्लास में बताया था, जब मैंने एएस की अंडरस्टैंडिंग कराई थी, रोड मैप बताया था आपको कि इंड एएस किस पे लगते हैं। आज की तारीख में अगर मैं आपसे बात करूं, वैसे तो इंड एएस का एप्लीकेशन इंडिया में रोड मैप के हिसाब से हुआ था, इस तारीख से ये, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, सिंपल सा फंड है, सारी लिस्टेड कंपनियां इंड एएस लगा रही हैं। नंबर 2, अनलिस्टेड कंपनियां जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, वो इंड एएस लगा रही हैं। अनलिस्टेड कंपनियां जो 250 करोड़ से नीचे की नेटवर्थ वाली हैं, वो एएस लगा रही हैं। तो इंडिया में ज्यादातर कंपनियां, आपको पता है, कोई 250 करोड़ की नेटवर्थ भी कोई छोटी बात तो है नहीं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया से खत्म होने जा रहे हैं या खत्म हो चुके हैं, ये तो गलत बात है। एएस अभी भी बहुत सारी कंपनियों पे लगते हैं, इसलिए आपको पढ़ने चाहिए। तो वो सारी कंपनियां जो इंड एएस नहीं लगाती, वो एएस लगाती। पार्टनरशिप फर्म, आपके जो इंडिविजुअल्स हैं जो कमर्शियल एक्टिविटीज में एंगेज हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट जो कमर्शियल एक्टिविटीज में है, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो चैरिटेबल जो कमर्शियल एक्टिविटीज में है, मतलब जहां जहां इंड एएस की रीच नहीं है, वहां वहां एएस 12 लगेगा। और इसमें से कोई भी पार्शियल एग्जाम्पशन या फुल एग्जाम्पशन कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो ये सारी एंटिटीज पे लगते हैं। एप्लीकेबल कब से हुआ जी, 1 अप्रैल 94 से। नेचर क्या है जी, मैंडेटरी है सारे एंटिटीज के लिए। किस पे लागू नहीं होता, उन एंटिटीज पे लागू नहीं होता जो इंड एएस लगा रही है। ये बात हमने क्लास में सबसे पहले पढ़ी थी। फिर बच्चे का मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर डाउट आता है, जिंदल सर क्या ये डेट वेट याद करने होते हैं? ना ना ना, पेपर में थोड़ा ना डेट पूछेगा आपसे। एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में क्या क्या डिस्क्लोजर करने हैं, कभी पेपर में नहीं आएंगे। तो डिस्क्लोजर अगर मैंने क्लास में लिखवाए हैं, छोड़ सकते हो आप। ये जो डेट वेट होते हैं, ये छोड़ सकते हो। एप्लीकेशन थोड़ा सा ध्यान में रख लेना बस। अच्छा, कि किस किस कंपनी पे लागू होते हैं, बस वो थोड़ी सी नॉलेज, वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि सीए के बाद आपको बिग 4 में जाना है अगर, या किसी अच्छी फर्म में ट्रेनिंग करनी है, तो वो एएस बेस और टैक्स बेस क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर वो एएस बेस और टैक्स बेस क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ी सी बात मेमोराइज कर लोगे तो आपको इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी, अच्छी जगह ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी। फिर मैंने क्लास में सेकंड कॉन्सेप्ट बताया था आपको, डेफिनेशंस का। डेफिनेशंस में क्या है, मेरे पास दो ही तो वर्ड हैं। एक तो मेरे पास शब्द है गवर्नमेंट और एक मेरे पास वर्ड है ग्रांट। तो एक तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी गवर्नमेंट की और दूसरी डेफिनेशन बनाई थी ग्रांट की। जब मैंने क्लास में आपको डेफिनेशंस लिखवाई थी, तो गवर्नमेंट का मीनिंग बताया था। गवर्नमेंट ग्रांट, सरकार से जब ग्रांट आती है तो सरकार कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट हो सकती है। गवर्नमेंट है सर, किसी भी लेवल पे हो। तो ग्रांट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट से आए, ग्रांट फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट से आए, ग्रांट लोकल अथॉरिटी से आए, ग्रांट मतलब सरकार कौन सी है सर, मैटर नहीं करता। हमें अकाउंटिंग गवर्नमेंट की नहीं करनी, हमें अकाउंटिंग ग्रांट की करनी है। ग्रांट आएगी किसी भी लेवल की गवर्नमेंट से आएगी, हम उसे एएस 12 में ट्रीट करेंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले यही बात क्लास में बताई थी बच्चे, कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, फॉरेन गवर्नमेंट हो सकता है, कोई किसी भी तरह की गवर्नमेंट, किसी भी लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा मुद्दा क्लास में क्या था, हमारा मुद्दा था मीनिंग ऑफ ग्रांट पे।
हमारा मुद्दा था मीनिंग ऑफ ग्रांट पे। ग्रांट का मतलब क्या था? मैंने आपको क्लास में बताया था कि ग्रांट का मतलब है फिनेंशियल असिस्टेंस। जब सरकार फिनेंशियली किसी को मदद करना चाहती है, दैट इज कॉल्ड ग्रांट। लेकिन सरकार जब किसी को फिनेंशियली असिस्टेंस देती है तो उसके साथ कुछ कंडीशंस अटैच होती हैं। ग्रांट मींस फिनेंशियल असिस्टेंस, ग्रांट मींस financial assistance, grant means financial assistance which is provided by government to an enterprise which is subject to fulfillment of certain condition attached to it, ग्रांट क्या है सर? ग्रांट एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है। सरकार किसी भी एंटरप्राइज को देती है, लेकिन उसको बोल देती है कि भैया आप हमारी कंडीशंस को पूरा कर दो। ऐसे नहीं है चलते फिरते किसी को भी पकड़ा दी ग्रांट। ऐसे तो सर लेने वाले हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं। सरकार की बताई हुई कंडीशंस को पूरा करो, ग्रांट ले लो। सरकार हेल्प करना चाहती है, लेकिन सरकार के अपने कायदे कानून है, तो हर ग्रांट के साथ कुछ कंडीशन अटैच होती हैं। आप उन कंडीशंस को पूरा करें और सरकार से आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैंने आपको एक लिमिटेशन बताई थी। क्या लिमिटेशन थी? हम सरकार से आने वाले सारे बेनिफिट्स की अकाउंटिंग यहाँ सीखने वाले नहीं हैं। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन है कि हम सिर्फ 3 या 4 तरह के ग्रांट्स की बात करते हैं इस एएस में। सरकार तो पता नहीं कितने तरह के बेनिफिट देती है। अगर आप बजट पढ़ें तो बजट में तो सरकार जब कहती है हम 5,000 करोड़ रुपए इस स्कीम में दे रहे हैं, हम 2,000 करोड़ रुपए इस स्कीम में दे रहे हैं, हमें स्कीम ही नहीं पता होती क्या स्कीम कह रही है, वो पर्टिकुलर सेक्टर को पता होती है। तो हम सीए लोग हैं, हमारी भी एक लिमिटेशन है। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम सारे बेनिफिट, सारे ग्रांट्स नहीं पढ़ने वाले। गिनती के 3 या 4 कॉन्सेप्ट इसमें कवर्ड है। मैंने ये बात भी आपको बताई थी, द फॉलोइंग ग्रांट्स आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ AS12। कौन कौन से? पहला, अगर कोई ग्रांट किसी फिक्स्ड एसेट को खरीदने से रिलेटेड है, आपने कोई सरकार का बताया हुआ फिक्स्ड एसेट खरीदा तो उस पे ग्रांट है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यूज, नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, 4 तरह के कॉन्सेप्ट हैं। ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, ग्रांट्स रिलेटेड टू प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, ग्रांट्स रिलेटेड टू रेवेन्यूज, और चौथा था नॉन मॉनेटरी। और इन चारों को मैंने आगे एक एक करके डिटेल में समझाया था विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और मैंने एक बात स्टार्टिंग में बता दी थी कि सरकार से अगर आपको कोई टैक्स बेनिफिट मिले इन द फॉर्म ऑफ GST रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, टैक्स बेनिफिट्स की बात हम यहाँ नहीं कर रहे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं इन गिनती के 4 कॉन्सेप्ट्स की। ये 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर्ड है। बाकी सरकार से आने वाला कोई बेनिफिट हमने इस एएस में डिस्कस नहीं किया था। फिर बच्चे ने पूछा था मुझसे कि सर फिर बाकी के बेनिफिट कहाँ अकाउंट होते हैं? तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने अलग अलग गाइडेंस नोट्स, अलग अलग अकाउंटिंग इश्यूज निकाले हुए हैं। GST के लिए अलग है, टैक्स के लिए अलग है, मैट के लिए अलग अलग तरह के हैं सर। लेकिन इसमें सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे मैंने आपको, यही पढ़ा था। पहले मैंने आपको एप्लीकेबिलिटी और नेचर बताया था, फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताए थे। गवर्नमेंट का मतलब कोई भी गवर्नमेंट, ग्रांट का मतलब फिनेंशियल असिस्टेंस सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, एंड 4 कॉन्सेप्ट इसमें कवर्ड है। फिर मैंने आपको ये देखो बताया था टैक्स बेनिफिट्स अगर कुछ भी हैं तो वो इसमें कवर्ड नहीं होते, ये बात मैंने आपको लिखवा भी रखी है। फिर मैं आपको चलते चलते कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे ले गया था बेटे। मैंने क्लास में ग्रांट्स को समझाने से पहले एक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बताया था आपको कि ग्रांट की जो अकाउंटिंग है वो हम कैश बेस पे करें या एक्रूअल बेस पे करें। मुझे पता है फिक्स्ड एसेट, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यूज या नॉन मॉनेटरी ग्रांट, 4 कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन करने हैं, मुझे पता है। पर उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट बात थी कि ग्रांट की जो अकाउंटिंग है कैश बेसिस पे होनी चाहिए या एक्रूअल बेसिस पे। तो मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 की कंडीशन बताई थी कि प्रैक्टिकल लाइफ में तो लोग कैश बेसिस पे चलते हैं,
जब तक सरकार से चेक नहीं आ जाता ग्रांट का तब तक हम बात नहीं करते। चेक आ जाता है तो बैंक टू ग्रांट कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ये बात कहता है कि आप एक्रूअल बेसिस पे भी ग्रांट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट की जगह रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ग्रांट भी कर सकते हैं, लेकिन 2 कंडीशन को पूरा कर दो। कंडीशन नंबर 1, अगर एंटिटी को लगता है कि जो कंडीशन सरकार ने बताई हैं वो पूरी हो जाएंगी, अगर एंटिटी को लगता है कि सरकार से जो पैसा आना है उसका कलेक्शन हो जाएगा, कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, अल्टीमेट कलेक्शन भी हो जाएगा, तो कोई भी एंटिटी ग्रांट की अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे कर सकती है और रिसीवेबल टू ग्रांट कर सकती है। लेकिन अगर उसे लगे कंडीशंस में डाउट है, कंडीशंस पूरी होंगी कि नहीं होंगी, सरकार से पैसा आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपको अपना एग्जांपल क्लास में हमेशा बताता हूँ। मैं जब बीकॉम फाइनल ईयर में था, पंजाब में था, सीएम साहब आए थे, 5 लाख रुपए कॉलेज को अनाउंस कर गए कि मैं इनको ये दूंगा, सब ने तालियां बजाई। तो प्रिंसिपल साहब से मैं जब मिलने गया आफ्टर कंप्लीटिंग माई सी, मैंने पूछ लिया वैसे सर से, मैं कहा जी वो 5 लाख रुपए आ गए? कहते आज तक नहीं आए। फंक्शंस में हम सुनते हैं कि सरकार ने इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे, कई बार नहीं भी होता कलेक्शन। अगर आपको डाउट है कि कंडीशंस पूरी होंगी कि नहीं होंगी, कलेक्शन पूरा होगा कि नहीं होगा, तो आपको कैश बेसिस पे चलना चाहिए। और अगर आप श्योर हैं नहीं जी नहीं डन है, कंडीशंस भी हो जाएंगी और जो आज का सिनेरियो चल रहा है गवर्नमेंट्स का, प्योर गवर्नमेंट्स हैं, तो पैसा भी आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लोग रिसीवेबल टू ग्रांट नहीं करते। अपनी बैलेंस शीट में अननेसेसरीली रिसीवेबल खड़ा करने का क्या मतलब हुआ। प्रैक्टिकली लोग कैश बेसिस पे चलते हैं, लेकिन एएस कहता है कि आप एक्रूअल बेसिस पे ये एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन अगर कैश बेसिस पे चलना है तो ये एंट्री। तो ये डिसीजन किसके पास है? मैनेजमेंट के पास है। सीए ऑडिट करने आएगा, सीए पूछेगा तो एंटिटी 1 सेकंड में कह देगी ये हमें नहीं लगता कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, हम डाउटफुल हैं, तो जब पैसा आएगा तब देखेंगे। आप क्या कर लोगे? तो ये डिसीजन किसका है? मैनेजमेंट का है। तो ये बात आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि ग्रांट की अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे पॉसिबल है, पॉसिबल है। एएस कहता है ये बात। अच्छा, ये देखो आप, grants can be recognized in the books on accrual basis if the following conditions are satisfied. पहली condition, it should be certain, ये पक्का होना चाहिए, the entity will fulfill the attached conditions. It should also be certain the ultimate collection from grant will be completed. ये दोनों condition must है आपकी। चलें जी आगे। सर बच्चे को नॉलेज होना और पेपर पास होना 2 अलग अलग बातें, ये 2 अलग अलग बातें। एग्जाम आप पास करो लेकिन सारी चीजें पता करके चलो कि एएस में क्या लिखा हुआ है। सिर्फ इतना नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन करने आते हैं। अच्छा जी, 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिवाइज करा दिए। नंबर 1 एप्लीकेशन एंड नेचर, नंबर 2 डेफिनेशंस, गवर्नमेंट का मीनिंग, ग्रांट का मीनिंग। नंबर 3 क्या था? नंबर 3 रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट, एक्रूअल बेसिस पे हम जा सकते हैं। चलते चलते फिर हम 4th कॉन्सेप्ट पे आ गए थे। यहां से प्रैक्टिकल पार्ट आपका स्टार्ट होता है सर, और ये है अकाउंटिंग फॉर ग्रांट्स। जब मैंने अकाउंटिंग स्टार्ट करी थी तो सबसे पहला मुद्दा बहस का शुरू हो गया था कि जो ग्रांट का पैसा आता है हमारे पास, सरकार ने हमें पैसा दिया तो हम एंट्री डाल देते हैं बैंक टू ग्रांट। तो बहस का मुद्दा ये था कि जो ग्रांट आई है हमारे पास, इस ग्रांट को कैपिटल इनकम मानना चाहिए या रेवेन्यू इनकम मानना चाहिए। कैपिटल इनकम मानेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी, रेवेन्यू इनकम मानेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। तो अलग अलग बहस का मुद्दा शुरू हो गया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने झगड़ा खत्म कर दिया। कहते कैपिटल अप्रोच और इनकम अप्रोच 2 तरह की अप्रोचेज हैं। तो कुछ ग्रांट्स हैं जिनके ऊपर कैपिटल अप्रोच लगनी चाहिए और कुछ ग्रांट्स हैं जिन पे रेवेन्यू अप्रोच लगनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब एएस तो आपने पढ़ा हुआ है, मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ, फंडे तो सारे आपको पता ही है, मैं बता सकता हूँ आपको भी। सबसे पहले है ग्रांट फॉर एफए, फिक्स्ड एसेट्स। तो डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल 2 तरह के एफए होते हैं। नॉन डेप्रिशिएबल वाला कैपिटल अप्रोच में ले आओ, डेप्रिशिएबल वाला रेवेन्यू अप्रोच में ले जाओ।
नॉन डेप्रिशिएबल मान लो लैंड है, तो लैंड पे अगर आपको कोई ग्रांट मिली है तो लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं, तो उसका P&L से कोई लिंक ही नहीं है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट कैपिटल अप्रोच में है, डेप्रिशिएबल रेवेन्यू अप्रोच में है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है तो कैपिटल अप्रोच में है। और अगर एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, रेवेन्यू से, ग्रांट्स फॉर रेवेन्यू आएगा आगे, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ग्रांट्स फॉर रेवेन्यू है तो इनकम अप्रोच है। नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स की तो अकाउंटिंग ही नहीं होती, आपको पता है वो क्यों नहीं होती, आगे हम उसको भी रिवाइज कर लेंगे। तो कई जगह कैपिटल अप्रोच पढ़नी पड़ेगी, कई जगह इनकम अप्रोच पढ़नी पड़ेगी। आपको याद रखना पड़ेगा कि किस ग्रांट पे कौन सी अप्रोच लगानी है। ये हमने क्लास में बात करी थी कि जी अकाउंटिंग मेथड्स हैं, एक कैपिटल अप्रोच है हमारे पास, एक हमारे पास रेवेन्यू अप्रोच है। अच्छा जी, नॉन डेप्रिशिएबल और प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, अरे इनको हमने कैपिटल रिजर्व में भेज दिया था ना, भूल गए। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन हो या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हो, इनकी जो ग्रांट आती है उसे कैपिटल रिजर्व में रखते हैं और इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू रूट करके चलते हैं। फिर मैंने आपको बेसिक ग्राउंड पे उतर के एक एक फंडा डिटेल में बताना शुरू किया था और मैं आ गया था कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे, अकाउंटिंग फॉर ग्रांट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। मैंने कॉन्सेप्ट शुरू कर लिया था, ये हमारी पहली अकाउंटिंग थी। 4 ग्रांट्स हैं, FA, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यूज और नॉन मॉनेटरी। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या उठाया, फिक्स्ड एसेट्स। अकाउंटिंग के लिए इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, आपके पेपर में आ सकता है ना। अच्छा जी, फिर हमारे पास बेटे ये दो कॉन्सेप्ट थे। जब हमने फिक्स्ड एसेट्स की ग्रांट शुरू की थी तो इसमें 2 फंडे थे। पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या एसेट डेप्रिशिएबल है या क्या एसेट नॉन डेप्रिशिएबल है। डेप्रिशिएबल की अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है और नॉन डेप्रिशिएबल की अलग तरीके से होती है। डेप्रिशिएबल पे इनकम अप्रोच लगती है, नॉन डेप्रिशिएबल पे कैपिटल अप्रोच लगती है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि लैंड की बात हो रही है या प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है। जो सरकार से ग्रांट मिली है आपको, वो प्लांट एंड मशीनरी पे मिली है या लैंड पे मिली है। एक डेप्रिशिएबल है, एक नॉन डेप। तो एसेट की नेचर पढ़ते हैं हम सबसे पहले तो। अच्छा जी, डेप्रिशिएबल है, डेप्रिशिएबल है तो फिर हम इधर आ गए। जब हम डेप्रिशिएबल एसेट्स की ग्रांट को पढ़ने गए, 2 मेथड मिल गए और ये दोनों मेथड ऑल्टरनेटिव हैं। आप इसको भी लगा सकते हैं, आप इसको भी लगा सकते हैं। और अगर पेपर में मेथड साइलेंट है, मान लो डेप्रिशिएबल एसेट्स का क्वेश्चन आ गया पेपर में और आपको ये नहीं बता रहा कि मेथड 1 लगाना है या मेथड 2 लगाना है, दोनों अलाउड है, तो आप मेथड 1 ही लगा देना। मेथड 1 आसान है और उसका नाम है एसेट कॉस्ट रिडक्शन मेथड। इसको हम कह देते हैं एसेट्स रिडक्शन मेथड, एसेट्स कॉस्ट रिडक्शन मेथड भी कह देते हैं, एसेट्स रिडक्शन मेथड भी कह देते हैं। और ये हमारे पास है अमोर्टाइजेशन मेथड। 2 मेथड है, एक रिडक्शन मेथड, एक अमोर्टाइजेशन मेथड। और अगर पेपर में क्वेश्चन साइलेंट हो तो रिडक्शन मेथड को फॉलो करना ज्यादा आसान रहता है आपके लिए। इट इज प्रेफरेबल इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। फिर मेरे पास कुछ बच्चों के व्हाट्सएप के ऊपर डाउट्स आए कि जिंदल सर आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है और उसमें मेथड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ और आपने दोनों से सॉल्व किया हुआ है, तो क्या पेपर में हमें भी दोनों से सॉल्व करना है? नो नो नो, कोई भी एक आंसर आप पेपर में दे आओ। लेकिन मेरा जो पर्सनल जो सजेशन है, आप मेथड 1 को फॉलो करें और रिडक्शन मेथड के हिसाब से चलें। तो हम क्या 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 रिवीजन करने जा रहे हैं? ग्रांट्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स, पहली बात। नंबर 2, डेप्रिशिएबल एसेट्स। मैंने नॉन डेप्रिशिएबल की बात नहीं करी, मैं डेप्रिशिएबल पे खड़ा हूं। फिर आगे 2 मेथड 1 एंड 2, दोनों में से कोई भी लगा लो, लेकिन 1 प्रेफरेबल रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ये बात हमने क्लास में पढ़ी थी। फिर मैंने फर्स्ट मेथड को एक्सप्लेन करना शुरू किया था क्लास में, अगर आपको याद हो तो। मेथड 1 हमने शुरू किया था एसेट रिडक्शन मेथड, डेप्रिशिएबल मेथड। क्या क्या का मतलब हुआ? हमने जी एक एसेट खरीदी 10,000 रुपए की, हमने एक एसेट खरीदी 10,000, सरकार ने हमें ग्रांट दे दी 2,000 रुपए की। सरकार ने हमें बोला कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे तो हम आपको 15% सब्सिडी देंगे। ये तो प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं।
मैंने जतिन के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा 1 लाख रुपए का, सरकार ने मुझे 15,000 रुपये मेरे अकाउंट में रिफंड कर दिए। अब मुझे सीधी सी बात बताओ, 1 लाख रुपए का मैं स्कूटर लेके आया, 15,000 रुपये सरकार ने मुझे सब्सिडी दे दी, मेरे अकाउंट में पैसे वापस डाल दिए, तो मेरी कॉस्ट कितनी है? 85,000। तो एसेट डिडक्शन मेथड क्या कहता है कि आप पहली एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, और सेकेंड एंट्री पास करो गवर्नमेंट ग्रांट, सेकेंड एंट्री पास करो गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। नेट इफेक्ट बैंक टू एफए। तो पहले आपने एसेट खरीदी होगी, एंट्री पास की होगी एफए टू कैश, और आज आपको पैसे वापस मिल गए बैंक टू एफए, लेकिन एंट्रीज दो पास होती हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, ग्रांट टू एफए। तो होगा क्या, आपकी जो नेट कॉस्ट है वो आपकी नेट कॉस्ट हो जाएगी 8,000। मैंने 10,000 की एसेट खरीदी, 2,000 की ग्रांट आ गई, 8,000 में मेरी नेट कॉस्ट है, और मैं इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा। इससे आसान काम क्या होगा ये बताओ आप? ग्रांट आई, एसेट में से रिड्यूस कर ली, और जो नेट कॉस्ट 10,000 रुपये दिए, 2,000 वापिस आ गए, आपकी जेब से निकले कितने? 8,000। तो जो आपकी नेट कॉस्ट है उस पर डेप्रिसिएशन लगा लो। डेप्रिसिएशन एसएलएम से है तो नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लो, डब्ल्यूडीवी से है तो परसेंटेज लगा दो। इसको बोलते हैं एसेट रिडक्शन मेथड। और फिर मैंने आपको इसका रिफंड भी बताया था। रिफंड का मतलब सरकार ने सर्वे कराया, ऐसा नहीं कि सरकार ने ग्रांट दे दी थी, वो ग्रांट का सर्वे भी आ सकता है। ये मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर का एग्जांपल लिया था, बहुत छोटी बात है। सरकार ने किसी फैक्ट्री में कोई 50 करोड़ के प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई 15 करोड़ की इन्होंने ग्रांट दी थी, तो सरकार सर्वे करवा लेती है कि देख के तो आओ प्लांट चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, कहीं इन्होंने हमें बेवकूफ तो नहीं बना दिया, कोई फर्जी बिलिंग तो नहीं कर दी। और जब ग्रांट का सर्वे होता है और कंडीशन फेल पाई जाती है तो ग्रांट के रिफंड के ऑर्डर भी आ जाते हैं। और अगर ग्रांट का रिफंड करना हो तो इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ ग्रांट। तो मुझे एक बात बताओ, जब ग्रांट आई थी तो हमने क्या किया था? एसेट की कॉस्ट में से माइनस किया था। तो अगर मुझे ग्रांट वापस करनी पड़ जाए, सरकार नाराज है किसी बात से और मुझे पैसे वापस करने पड़ गए, तो इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे मतलब इस एंट्री का रिवर्सल बनाओ, तो एंट्री बनेगी एफए टू बैंक। जब ग्रांट आई थी तो एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर लिया था, रिफंड करेंगे तो ऐड बैक कर देंगे। जब ग्रांट आई थी तो एसेट की कॉस्ट कम हो गई थी, जिस दिन हम वापस करेंगे एसेट की कॉस्ट दोबारा बढ़ा देंगे। जब हमें ग्रांट मिली थी तो हमारा डेप्रिसिएशन कम हो गया था क्योंकि कॉस्ट कम हो गई थी, और अगर ग्रांट रिफंड हो जाएगी, एसेट में दोबारा जुड़ेगी, हमारी कैरिंग अमाउंट दोबारा से बढ़ेगी, डेप्रिसिएशन फिर बढ़ जाएगा। बस यही चलता रहता है। बैंक टू एफए, एफए टू बैंक। अगर आप नेट इफेक्ट की बात करो समझदार व्यक्ति की तरह, तो बैंक टू एफए की एंट्री तो है, पैसे सरकार से आए, बैंक टू एफए, नेट इफेक्ट बता रहा हूं, वापस करनी है एफए टू बैंक। और ये सारी खेल मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू भी कराया था। इससे आसान मेथड नहीं है कोई। ग्रांट आ गई माइनस कर लो, ग्रांट चली गई ऐड बैक कर लो। तो मैंने आपको जो क्लास में एग्जांपल कराए थे, पहले ये देखो आप, ये हमारा पहला मेथड था एसेट रिडक्शन मेथड। ये पहला स्टेप था, जिस दिन हमें ग्रांट मिलती है तो ग्रांट मिलने से सर पैसे वापस मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, फिर ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। अंडर दिस मेथड ग्रांट इज डायरेक्टली एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है जी। आफ्टर एडजस्टिंग, आफ्टर सच एन एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ एसेट विल बी रिड्यूस्ड एंड डेप्रिसिएशन विल बी कंप्यूटेड ऑन रिड्यूस्ड कॉस्ट। जब पैसे आपको वापस मिल गए तो कॉस्ट किस चीज की है? फिर मैंने आपको डेप्रिसिएशन की बात बताई। तो अगर आप डेप्रिसिएशन एसएलएम से निकालेंगे तो जो आपने कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट माइनस ग्रांट, ग्रांट माइनस करके कॉस्ट रिड्यूस हो गई, सालेवेज वैल्यू फिर माइनस कर लो, अपनी नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लो। दूसरा केस, अगर आप डब्ल्यूडीवी से चलते हैं तो कैरिंग अमाउंट ले लो एसेट की, ग्रांट माइनस कर लो, रिड्यूस्ड कॉस्ट आ गई, उस पर परसेंटेज लगा दो। तो एसएलएम डब्ल्यूडीवी क्या बताना मेरे लिए आपको ठीक है, आपको तो पता ही है। मैं एग्जांपल से फिर भी चेक करा देता हूँ। ये 2 एंट्रीज हैं, फिर ये डेप्रिसिएशन आ गया, फिर मैंने क्लास में पक्का एग्जांपल कराया होगा, ये रहा एग्जांपल आ गया। बिना एग्जांपल के तो हम आगे बढ़ते नहीं सर। ये देखो आप,
अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको रिवाइज कराऊं तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 5 लाख, हमें ग्रांट कितनी मिल गई 2 लाख, बताओ फिर रिड्यूस्ड कॉस्ट कितनी हुई 3 लाख, 5 दिए 2 वापस आ गए, रिड्यूस्ड कॉस्ट कितनी हुई हमारी 3 लाख रुपए, ये रही नेट कॉस्ट। अच्छा जी, फिर मुझे बताओ यूजफुल लाइफ कितनी है जी 5 साल है। अगर यूजफुल लाइफ 5 साल है तो 3 लाख को डिवाइड कर लो 5 से, 60,000 रुपये आपका साल का डेप्रिसिएशन है, अगर कोई सालवेज वैल्यू नहीं है तो। लेकिन क्वेश्चन आगे पढ़ो, सालवेज वैल्यू कितनी है जी 40,000 है, तो अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना हो तो ये मेरी नेट कॉस्ट है 5 - 2, मैं माइनस करूंगा सालवेज वैल्यू, डिवाइड कर दूंगा 5 ईयर से, तो 52,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन आ गया। ये लो, बच्चों वाले क्वेश्चन है। फिर मैंने एक और पॉइंट ऐड किया था इस एग्जांपल में, अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैंने एग्जांपल चेंज किया था, इंपॉर्टेंट टिक लगा हुआ, ध्यान रखना। विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एज इन अबव एग्जांपल, सारी इंफॉर्मेशन ऊपर वाले एग्जांपल की यूज करो। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर तीसरे साल का डेप्रिसिएशन मांग रहा है, और अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करना है, कंपनी हैज रिसीव्ड ग्रांट इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर। ग्रांट पहले साल में नहीं मिली, ग्रांट आपको मिली है तीसरे साल के बिगिनिंग में, तो कोई बात नहीं। मैंने एसेट कितने की खरीदी थी 5 लाख की, मैंने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर्स। क्यों? क्योंकि मुझे तीसरे साल के बिगिनिंग में आना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं 5 लाख लूँगा, माइनस करूँगा 40,000 की सालवेज वैल्यू, डिवाइड करूँगा 5 से, गुना करूँगा 2 से। तो अगर मैं 5 लाख में से माइनस करूँगा 40, डिवाइड करूँगा 5 × 2, तो ये 1,84,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। ये मेरी कैरिंग अमाउंट आ गई। कैरिंग अमाउंट का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू तीसरे साल के बिगिनिंग में, तो 3,16,000। अब आइए ग्रांट, कितने की ग्रांट आई है, ग्रांट आ गई जी मेरे पास 2 लाख की, तो मेरी जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है वो आ गई 1,16,000 की। अब मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है 3rd ईयर का, तो मैं 1,16,000 लूँगा, सालवेज वैल्यू को माइनस करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा मैं 3 से, क्योंकि 2 साल तो निकल चुके। 1,16,000 माइनस 40,000 डिवाइड बाई 3, ये मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ, ठहरो। $25,333 जिंदल सर ये क्या करा रहे हो? करा तो मैं चुका, मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ। आप मुझे बताओ इस एग्जाम्पल में नया पॉइंट क्या कवर किया था मैंने पहले एग्जाम्पल में जो ग्रांट थी, जो मेरा पहला एग्जाम्पल था, मेरे पहले एग्जाम्पल में जो ग्रांट थी वो 1st ईयर में आ गई, तो डेप्रिसिएशन पहले साल से ही आपका एडजस्ट हो गया। लेकिन जो अगला एग्जाम्पल था उसमें जो ग्रांट मेरे पास आई, इसमें जो ग्रांट मेरे पास आई वो 2 साल बाद आई। सरकारी काम है सर, डिले हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल में मैंने आपको एक बात नई ये बताई थी कि अगर ग्रांट 1st ईयर में ना मिले, सब्सिक्वेंटली फ्यूचर में मिले, तो फिर आप अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे करना। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब आपके पास एक एसेट है, आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाते जाओ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाते जाओ, लेकिन जिस साल में आपको ग्रांट मिलेगी तो डेप्रिसिएशन आपका वहां से रिवाइज हो जाएगा। तो पहले हमने डेप्रिसिएशन लगाया नॉर्मल 5 लाख पे, तीसरे साल में हमने कॉस्ट में एडजस्ट कर लिया उसे, तो डेप्रिसिएशन 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर का आपका बिल्कुल कम हो जाएगा। लेकिन जब तक ग्रांट आती नहीं है हम कंफर्म मानते नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक फंडा बताया था, प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे चलो, पीछे मुड़ के नहीं देखना, जब ग्रांट आएगी तब देखेंगे। ये बात हुई थी हमारी। तो ग्रांट अगर पहले साल में आ जाए तो कॉस्ट को पहले साल में एडजस्ट कर लो, डेप्रिसिएशन को पहले साल में रिवाइज कर लो। अगर ग्रांट आपको आगे जाके मिलती है तो जब आएगी तब एडजस्ट कर लेंगे, डेप्रिसिएशन आगे का रिवाइज कर लेंगे। और शुरुआत में हो सकता है डेप्रिसिएशन ज्यादा लगे, बाद में डेप्रिसिएशन आपका और भी कम हो जाएगा। ओवरऑल तो वही चल रहा है ना,
भी 5 लाख की एसेट थी, 2 लाख की ग्रांट है, ग्रांट आपको पहले साल मिले, तीसरे साल मिले, ओवरऑल तो 3 लाख ही डेप्रिशिएट हो रहे हैं। अगर पहले 2 सालों में डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा निकल गया तो आगे के 3 सालों में डेप्रिसिएशन कम हो गया। ओवरऑल तो 3 लाख ही डेप्रिशिएट हो रहे हैं आपके, और 40,000 की सालवेज वैल्यू तो 260 ही डेप्रिशिएट हो रहे हैं। ये बात मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताई थी। और मैंने ये बताया था कि जरूरी नहीं है कि ग्रांट पहले साल में मिल जाए, फ्यूचर में मिल सकती है, कुछ नहीं करना, प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे चलते रहो। अच्छा जी, फिर हम चलते चलते रिफंड वाले फंडे पे आ गए थे। रिफंड में आपको रिवाइज करा चुका हूँ। जब ग्रांट आती है तो बैंक टू एफए करते हैं, रिफंड करनी है तो एफए टू बैंक करना है। ये रही एफए टू बैंक। और एफए टू बैंक से क्या होगा, एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और फ्यूचर में डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर ग्रांट के आने से एसेट की कॉस्ट कम होती है, डेप्रिसिएशन कम होता है, तो रिफंड करने से उल्टा हो जाएगा इम्पैक्ट। कुछ नहीं करना, सिंपल अकाउंटिंग थी। ये देखो, आफ्टर रिफंड ऑफ ग्रांट डेप्रिसिएशन विल गेट इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। इसका एग्जाम्पल कराया था मैंने, ध्यान से पढ़ना। ओरिजिनल कॉस्ट बताओ कितनी है, 10 लाख। ग्रांट कब मिली है, 3rd ईयर में मिली है, 2 लाख। ध्यान रखना, पहले साल में ग्रांट नहीं आई, 3rd ईयर में आई है। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 साल। ग्रांट रिसीव्ड इन 3rd ईयर 2 लाख। और ग्रांट रिफंड कितनी है, ग्रांट रिफंड हुई है 6th ईयर में। 3rd ईयर में आई है, 6th ईयर में चली गई है। आपको 6th ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो सबसे पहले बताओ आपकी कॉस्ट कितनी है, 10 लाख। फिर ग्रांट कितनी आ गई, 2 लाख। नहीं, ग्रांट आई कब है, ग्रांट आई है 3rd ईयर में, तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस होगा 1st ईयर का, डेप्रिसिएशन माइनस होगा 2nd ईयर का। आपको एसेट की लाइफ कितनी बताई गई है, 10 साल। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन ये भी 1 लाख, मैं आ गया जी 8 लाख रुपए पे। और ये 3rd ईयर का ओपनिंग है। कितनी ग्रांट आई है, 2 लाख। 2 लाख की ग्रांट आ गई है। तो अब हमारी जो रिवाइज्ड कॉस्ट है वो कितनी होगी, 6 लाख। लेकिन मुझे एक बात बताए, 10 साल की लाइफ थी, 2 साल तो निकल ही गए, अब लाइफ कितनी बची है, 8 साल। तो मैं 6 लाख को डिवाइड करूंगा 8 से। 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 3rd, 4th, 5th, 3 साल का मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर देता हूँ, क्योंकि रिफंड कौन से साल में है, 6ठे साल में। तो 6 लाख रुपए को मैं डिवाइड कर देता हूँ 8 से, इनटू कर देता हूँ 3, तो 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया। एक बार चेक करने दो जरा, 6 लाख रुपए को डिवाइड करना है 8 से, इंटू 3, 225, 225 का डेप्रिसिएशन हो गया। कौन कौन सा, 3rd, 4th, 5th ईयर का। अब हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 375। और ये जो 375 है ये 6th ईयर का ओपनिंग है। अब रिफंड हो गया, कितने का रिफंड हो गया, 1.5 लाख का। मैक्सिमम रिफंड कितना हो सकता है, ग्रांट से ज़्यादा रिफंड तो नहीं हो सकता, ग्रांट 2 लाख की थी, लेकिन रिफंड पार्शियली आया है, रिफंड करना है 1.5 लाख का, तो जोड़ दो। रिफंड करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, टोटल मारो, इसमें ऐड बैक कर दो, 375 प्लस 150, 525। अब बताओ कितने साल निकल गए, 1, 2, 3, 4, 5 निकल गए। तो अब क्या करना है, 5 से डिवाइड करो, 6th ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,05,000 रुपये। बहुत सिंपल सा फंडा है बेटे, ग्रांट आ जाए माइनस कर लो, ग्रांट चली जाए ऐड बैक कर लो, और रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से डेप्रिसिएशन चेंज करते रहो। जब शुरू में अकाउंटिंग हमने शुरू की थी तो 10 साल लाइफ थी, 2 साल निकल गए, 8 साल बच गए, ग्रांट आ गई, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट और रिमेनिंग लाइफ। अब जब रिफंड की तो 5 साल बचे हुए हैं, तो फिर उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकल गया। तो एक आपको लाइफ ध्यान रखनी है, एक आपको आना और जाना ध्यान में रखना है। ग्रांट आ रही है तो माइनस, जा रही है तो ऐड बैक, ये खेल खेला था हमने। और अगर आप इसका आंसर देखो तो हमने तो खैर क्लास में प्रेजेंटेशन तो किया होगा। ये देखो आप, 1,05,000,
पहले 10 लाख की एसेट थी, 2 लाख ग्रांट, 2 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया 2 साल का, 2 साल का डेप्रिसिएशन, तो 8 लाख हमारी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गई। फिर ग्रांट एडजस्ट करी, फिर डेप्रिसिएशन एडजस्ट करा, फिर ऐड बैक किया, फिर रिवाइज, वही प्रोसीजर है सेम। सब कुछ आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है, रिवीजन करना आपका काम है बेटे। मैंने आपको पहले पढ़ाया, पढ़ाते वक्त एक एक चीज़ बहुत प्यार से समझाई, अब मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अब भी बच्चे को क्लिक नहीं कर रहा सर, तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सारी बातें मैं आपको क्लास में बहुत प्यार से स्टेप बाय स्टेप, आपको पता है मेरी तो वैसे स्पीड कम है, तो जब मैंने क्लास में सारी चीज़ें कराई थी बहुत प्यार से कराई थी आपको। फिर चलते चलते हम आ गए थे सेकंड मेथड पे। हमारा ये सेकंड मेथड था अमोर्टाइजेशन मेथड। अगर कोई भी एंटिटी एसेट रिडक्शन मेथड फॉलो नहीं करना चाहती, मतलब ग्रांट आ गई एसेट में से माइनस, ग्रांट चली गई एसेट में ऐड बैक, अगर इसको फॉलो नहीं करना तो एक और अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है अमोर्टाइजेशन मेथड। और ये मेथड ये कहता है कि जब आपको ग्रांट मिलेगी तो आपको एसेट की कॉस्ट में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप एक एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। जिंदल सर ये तो वही एंट्री, पहली एंट्री सेम है, अगली एंट्री में चेंज है। अगली एंट्री हम पास करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। हम इसमें क्या करते हैं, ग्रांट का पैसा फिक्स्ड एसेट्स में क्रेडिट नहीं करते, हम ग्रांट का पैसा एक सेपरेट अकाउंट में डाल देते हैं जिसको बोलते हैं डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। नेट एंट्री बनाओगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। इससे क्या होगा, पहला पॉइंट, आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसकी कॉस्ट ओरिजिनल बनी रहेगी, डेप्रिसिएशन ओरिजिनल बना रहेगा। आपने फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की तो वो नॉर्मल अकाउंट चलता रहेगा, और हम ग्रांट की अकाउंटिंग एक सेपरेट अकाउंट के थ्रू करेंगे। हमने अपना ग्रांट का सारा पैसा डेफर्ड ग्रांट में डाल दिए। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि ये जो डेफर्ड ग्रांट है, ये जो डेफर्ड ग्रांट है, हम इसकी एक एंट्री बनाएंगे डेफर्ड ग्रांट टू पी एंड एल। कब, एट ईयर एंड। हम इस डेफर्ड ग्रांट में से पैसा निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन मेथड। हम इस डेफर्ड ग्रांट को धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में भेजेंगे। अब इसके पीछे का मैंने आपको सारा मैकेनिज्म समझाया था क्लास में। क्या मैकेनिज्म था, मैंने एक एसेट खरीदी 10 लाख की और मुझे इस पे ग्रांट मिली 2 लाख की, और एसेट की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है। तो मैंने क्या किया, इस ग्रांट का पैसा एसेट में से मैंने माइनस नहीं किया, मैंने क्या करा, इस पैसे को मैं डेफर्ड ग्रांट में ले गया। अब क्या होगा, ईयर एंड पे मैं इसको डिवाइड करूंगा 10 से, मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1 लाख रुपए, और ये पी एंड एल में डेबिट हो जाएगा। मैंने ये बात बताई थी आपको, जब मैंने ग्रांट को एसेट में एडजस्ट ही नहीं करा तो मेरा डेप्रिसिएशन फुल आएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ये कहता है, आपने एक एसेट खरीदी 10 लाख की, आपको ग्रांट मिल गई 2 लाख की, तो आपका डेप्रिसिएशन तो 8 लाख पे निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी जेब से 8 लाख निकले हैं, तो डेप्रिसिएशन 80,000 होना चाहिए, पी एंड एल पे बर्डन 80,000 डलनी चाहिए। पर आप क्या कर रहे हो, आप तो डेप्रिसिएशन पूरा निकाल रहे हो, आपके पी एंड एल में डेबिट कर दिया आपने, तो गलत है। हमने बोला कुछ गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम इसको भी डिवाइड करेंगे 10 से, तो 20,000 रुपीज पर एनम हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में अमोर्टाइज करते रहेंगे, और एक एंट्री मारते रहेंगे डेफर्ड ग्रांट टू पी एंड एल, डेफर्ड ग्रांट टू पी एंड एल, डेफर्ड ग्रांट टू पी एंड एल। उधर से तो पूरा डेप्रिसिएशन पी एंड एल में जाएगा, इधर से ग्रांट पी एंड एल के क्रेडिट में आएगी। अब मुझे बताओ, पी एंड एल के डेबिट में अगर मैं 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ तो उसके क्रेडिट में 20,000 रुपये भी तो डाल रहा हूँ, नेट इफेक्ट तो 80,000 का ही आया। तो वही सेम रिजल्ट आता है जो एसेट रिडक्शन में आता है।
आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो डेफर्ड ग्रांट का अमोर्टाइजेशन है ना, ये डेप्रिसिएशन मेथड पे डिपेंड करता है। नहीं समझे? अगर इस एसेट पे, मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, ठहरो, बात समझ में आएगी अभी। एसेट का जो डेप्रिसिएशन है वो 15% पर एनम है WDV बेसिस पे। मैंने मेथड चेंज कर दिया, तो अब मैं इस पे 15% जब लगाऊंगा तो ये बनेगा 1.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन। तो मैं इस पे भी 15% लगाऊंगा और ये 30,000 बन जाएगा। अच्छा, अगर मेथड SLM है तो एसेट पे जिस मेथड से डेप्रिसिएशन चलेगा उसी मेथड से अमोर्टाइजेशन चलेगा। अगर मैं लाइफ लेता हूँ 10 ईयर्स तो अमोर्टाइजेशन 20,000 और इधर से डेप्रिसिएशन 1 लाख। अगर मैं लेता हूँ WDV बेसिस पे 15%, तो अगर डेप्रिसिएशन मेरा 15% का है तो अमोर्टाइजेशन भी 15% का होगा। अगले साल देखो, ये बन गया मेरा 8.5 लाख और ये बन गया मेरा 170। अब मैं क्या करूंगा, अगले साल इसका फिर 15% डेप्रिसिएशन P&L में डालूंगा, तो इसका भी 15% में अमोर्टाइजेशन। अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डेप्रिसिएशन के मेथड के हिसाब से आपका अमोर्टाइजेशन चलता है। अगर आपकी एसेट SLM से डेप्रिशिएट हो रही है तो डेफर्ड ग्रांट भी SLM से आपका अमोर्टाइज होगा। अगर इस पे WDV चलेगा उस पे WDV चलेगा। इतनी बात ध्यान रखनी है बस आपने। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, ग्रांट टू डेफर्ड ग्रांट, पहली एंट्री। डेफर्ड ग्रांट टू P&L एट द एंड ऑफ एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इतना काम अगर आपको समझ में आ गया, कुछ है ही नहीं। ये देखो, ये बात मैंने यहां समझाई हुई है। ये हमारा सेकंड मेथड है जी। पहला स्टेप देखो आप, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ ग्रांट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, पहली एंट्री पास हो गई। फिर ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट, दूसरी एंट्री पास हो गई। फिर क्या करना है, डेफर्ड ग्रांट टू P&L करना है सर हर साल एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर। कैसे? अगर SLM है मेथड तो डेफर्ड ग्रांट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लो, और अगर WDV है तो परसेंटेज से ले लो आप। फिर मैंने इसका एक एग्जांपल भी कराया हुआ, देखो आप, ये देखो बेटे इसका एग्जांपल। ग्रांट 2 लाख रुपए है, यूजफुल लाइफ 10 साल है, मेथड इसका SLM है, ये पहला केस बनता है इसका। तो अगर ये वर्किंग आपको देखनी है तो 2 लाख रुपए की ग्रांट लेनी है, इसको 10 से डिवाइड करना है, तो 20,000 रुपये पर एनम ये आपका P&L में क्रेडिट होता रहेगा। फिर दूसरा केस आया हमारे पास, ये सेकंड केस है। व्हाट इफ द ग्रांट हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ एसेट। अगर ग्रांट 2 साल बाद मिलती है तो कोई बात नहीं। अगर 2 साल बाद ग्रांट मिलेगी तो 2 साल निकल गए, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 8 साल। तो 2 लाख रुपए को हम डिवाइड कर लेंगे 8 साल से, तो ये 25,000 रुपये के हिसाब से अमोर्टाइज हो जाएगी। ग्रांट पहले साल में आ जाए तो 10 साल है, 2 साल बाद मिलेगी तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 8 साल, तो 8 साल के हिसाब से ले लो 25,000 रुपये। और तीसरा केस, व्हाट इफ डेप्रिसिएशन 15% ऑन WDV बेसिस। लो जी, 2 लाख है तो इसका 15% 30,000 बनता है। फिर 170 आएगा अगले साल, फिर उसका 15% ले जाएंगे। ये कोई क्वेश्चन है, बताओ बेटे। अगर मैं आपको बोलूं डेफर्ड ग्रांट अकाउंट बनाओ, तो ये रहा डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। लो जी, तीनों केसेस में बना हुआ है। बाय गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख टू P&L 10 साल से डिवाइड किया 20,000, बैलेंस आ गया जी। फिर नालायक जिस बंदे ने नोट्स बनाए हैं ना, बाय बैलेंस BD है जी यहाँ पे। जिंदल सर ये नोट्स आपने नहीं बनाए, मैंने तो लिखवाए थे क्लास में। नोट्स बनाने के लिए तो CA हैं हमारे पास, उनकी गलती है। 2 P&L कर दिया, फिर 2 बैलेंस CD आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर 2 लाख की ग्रांट आई है, 8 साल के हिसाब से 25,000 रुपये P&L में जाने। अच्छा, अगर 15% के हिसाब से चल रहे हैं तो 2 लाख की ग्रांट है तो 15% के हिसाब से 30,000, फिर 170 का 15%। ये कोई क्वेश्चन है बेटे? इतना आसान काम था।
लेकिन अगर आपको याद हो डेप्रिशिएबल एसेट्स की बात चल रही है, डेप्रिशिएबल एसेट्स में पहला मेथड एसेट रिडक्शन मेथड, एफए की कॉस्ट कम कर लो, रिफंड में बढ़ा दो और डेट का ध्यान रखो। और अगर डेफर्ड में चलना है तो डेफर्ड में आसान काम ये है, बस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ध्यान में रखना है। एसएलएम तो अमोर्टाइजेशन भी एसएलएम, डब्ल्यूडीवी तो अमोर्टाइजेशन डब्ल्यू, इतनी सी काम है, इतना सा। अच्छा फिर अगर इसका रिफंड आ गया तो ये देखो मैंने नोट्स भी लिखवाए हुए हैं। ग्रांट is not reduced from cost of asset but it is transferred to a separate account, deferred grant account. The outstanding balance in deferred grant account will be amortized in P&L over useful life of asset in accordance with method of depreciation. और जितना भी डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस है इसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में शो करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में इसलिए शो करेंगे क्योंकि जाना तो P&L में है तो एक तरह से प्रॉफिट ही आपका ही। लेकिन अगर मैं इंड एस की बात करूं तो इंड एस 20 इसको लाइबिलिटीज में शो करता है। नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, एडवांस इनकम मानता है इसको और टाइम के हिसाब से करंट नॉन करंट मानता है। अगर इसका ड्यूरेशन 1 साल से ऊपर है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में शो करता है। लेकिन AS 12 इसको रिजर्व एंड सरप्लस मानते हैं सर। ये बात भी मैंने क्लास में आपको बताई थी। फिर हमने इसका रिफंड डिस्कस किया था बेटे, फिर हम क्लास में इसके रिफंड पे आ गए थे। रिफंड इसका बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। आपके पास जो डेफर्ड ग्रांट है ना, इसका एक अकाउंट बना होगा, इसका बस बैलेंस चेक करना है आपने। मान लो मेरे पास बैलेंस पड़ा है 1.5 लाख का। भाई आप क्या करते हो, ग्रांट आई, ग्रांट को डेफर्ड में डाल दिया, अमोर्टाइज करना शुरू कर दिया। अमोर्टाइज करते 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 आपके पास इतना बैलेंस बच गया। ग्रांट तो 5 लाख की आई थी, 5 लाख की ग्रांट को आप अमोर्टाइज करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, इतना बैलेंस बच गया। सरकार का नोटिस आ गया, रिफंड करो पैसे। तो मैंने सरकार से पूछा जी कितना रिफंड करना है? सरकार कहती है 3.5 लाख रुपए आप रिफंड करो। तो मैंने ध्यान से देखा कि डेफर्ड ग्रांट के अंदर तो 1.5 लाख की पड़े, तो सबसे पहले जो रिफंड करना है आपने डेफर्ड ग्रांट में से करना है। तो मैं इसको रिवर्स करूंगा। जब पैसा आया था तो मैंने एंट्री पास की थी बैंक टू ग्रांट, ग्रांट टू डेफर्ड ग्रांट। वापस करना है तो डेफर्ड टू बैंक करना पड़ेगा। तो मैं एंट्री पास करूंगा, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट 150। कितना वापस करना है? मैंने करना है जी 3.5 लाख रुपए। तो बाकी का 2 लाख P&L में डेबिट करो। P&L में क्यों डेबिट करो? क्योंकि डेफर्ड ग्रांट अमोर्टाइज होके कहाँ गया था? अच्छा, डेफर्ड ग्रांट अमोर्टाइज होके P&L में गया था, तो आज नुकसान हो रहा है तो P&L में डेबिट होगा। जब इसको P&L में फायदा पहुंचाया है, पास्ट में क्रेडिट किया है, तो डेबिट भी वहीं से होगा। दूसरा केस, मुझे रिफंड करना है जी 50,000 रुपये का। अच्छा 50,000 ही रिफंड करना है, कोई बात नहीं। अरे 50,000 ही रिफंड करना है तो कोई बात नहीं, मैं डेफर्ड ग्रांट में डेबिट करूंगा 50,000। तो फिर 50,000 चला गया, 1 लाख रुपए अभी भी है, इसको मैं अमोर्टाइज करता रहूंगा। अगर तो मेरा रिफंड डेफर्ड ग्रांट के बैलेंस से ज़्यादा है तो P&L डेबिट कर लो, और अगर कम है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जितना डेफर्ड ग्रांट बचा हुआ है अभी उसको अमोर्टाइज कर लेंगे हम, उसका अमोर्टाइजेशन चलता रहेगा। यानी पैसा आया तो भी डेफर्ड ग्रांट में, रिफंड करना है तो भी डेफर्ड ग्रांट में, और अगर कोई शॉर्टफॉल पड़ता है तो P&L में डेबिट कर लेना। और इसकी सबसे आसान बात यह है कि जब हम एसेट अकाउंट में गए नहीं तो हम रिफंड भी क्यों लिखें वहाँ? एसेट अकाउंट तो नॉर्मल चलता आ रहा है, उसके साथ तो छेड़छाड़ ही नहीं हुई हमारी। ये 2 मेथड मैंने क्लास में आपको बच्चे कराए थे। और ये सारी अकाउंटिंग कौन सी थी? डेप्रिशिएबल एसेट्स की थी। लो जी, अकाउंटिंग भी एग्जाम्पल भी करा रखा आपको। ये देखो आप, मेरे पास डेफर्ड ग्रांट में बैलेंस कितना पड़ा है? 20,000 का, और रिफंड कितना करना है? 12,000 का। तो कोई बात नहीं, 20,000 में से 12,000 रिफंड हो जाएंगे तो फिर भी मेरे पास कितने बचेंगे? 8। लाइफ कितनी है? 10। 800 रुपये का अमोर्टाइजेशन P&L में फिर भी होता रहेगा।
20,000 का बैलेंस है, 12,000 वापस कर दिए और 8,000 बचेंगे, उसका अमोर्टाइजेशन P&L में चलता रहेगा। ये तो कोई खास बात नहीं। अच्छा जी, फिर मैंने क्लास में बच्चे आपको कराया था ग्रांट्स फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स कैपिटल अप्रोच। जिंदल सर डेप्रिशिएबल एसेट हो गया, और क्या बताओ आप? डेप्रिशिएबल में 2 ही तो मेथड थे, या तो रिडक्शन मेथड या आपका डेफर्ड ग्रांट मेथड। हो गए दोनों। मैं नॉन डेप्रिशिएबल पे आ गया। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट में बड़ी ही सिंपल सी बात है, पहली एंट्री पास करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, सेकेंड एंट्री पास करनी है ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। पहली एंट्री पास करनी है बैंक टू ग्रांट और दूसरी एंट्री पास करनी है ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अगर कोई भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट आप बाय करते हैं, बेस्ट एग्जांपल है लैंड। सरकार ने बोला आप ऐसा करो, बैकवर्ड एरिया में जाके लैंड खरीदो। हिमाचल गवर्नमेंट ने बोला आप इस एरिया में जाके लैंड खरीदो, हम आपको 50% पैसा वापस कर देंगे। सरकार बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करना चाहती है और वहाँ पे लैंड उन्होंने सेल की है, लेकिन डिस्काउंट पे। वो कहते हैं आप पैसा लगाओ, आधे पैसे हमसे ले जाओ। तो लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो कनाडा की गवर्नमेंट है, वहाँ पे एक प्रोविंस है, वैसे तो वहाँ पे 8 स्टेट हैं, उसमें से एक है क्यूबेक। तो ये जितने भी लोग आजकल नॉर्मल वीज़ा पे जा रहे हैं ना, एक तो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट वीज़ा, वो तो हमारा प्रायोरिटी वीज़ा है, आप कहीं भी रहो कोई दिक्कत नहीं। एक होता है सस्ता वीज़ा, उसके लिए कनाडा गवर्नमेंट क्या मैक्सिमम लोगों को क्यूबेक भेज रही है। क्यूबेक बहुत ठंडा एरिया है, फ्रेंच एरिया सारा वहाँ का। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आप लैंड खरीद के घर बनाओगे तो हम आपको 80% सब्सिडी देंगे। लैंड पे 80% पैसा वापस कर रही है सरकार। वो बर्फ ही इतनी है, आप बच सको तो बचो, सरकार तो बेनिफिट दे रही है आपको। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, लैंड आपको सस्ते रेटों पे मिल रही है, आप ले लो। तो लैंड डेप्रिशिएबल तो है नहीं, P&L से कोई कनेक्शन नहीं है। AS 12 कहता है बैंक टू ग्रांट, ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व। जय श्री राम। पर एक बात का ध्यान रखना, ये जो कैपिटल रिजर्व है ना, इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना तो बोनस इशू के लिए, ना डिविडेंड पेमेंट के लिए, ना किसी और अदर। ये कैपिटल रिजर्व आपकी बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। कब तक पड़ा रहेगा सरकार बताएगी। अगर लैंड को ऑनरशिप में 5 साल रखना है तो कैपिटल रिजर्व 5 साल तक आपके पास रहेगा। लैंड को 10 साल तक रखना पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व 10 साल तक रहेगा। अगर आपको लैंड को 50 साल तक रखना है तो कैपिटल रिजर्व 50 साल तक आपकी बैलेंस शीट में दिखता रहेगा। आप इसको यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है सस्ती लैंड खरीदी और बेच दी, सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि कितने साल आपको ये चीज होल्ड करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका अगर रिफंड करना पड़ जाए तो कैपिटल रिजर्व टू बैंक, उल्टी एंट्री। जब पैसा आया था तो बैंक टू कैपिटल रिजर्व, वापस करना है तो कैपिटल रिजर्व टू बैंक। इतनी सी बात है। तो जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू रूट होते हैं, जो नॉन डेप्रिशिएबल है वो कैपिटल रिजर्व के थ्रू रूट होते हैं। बोलो जय श्री राम। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ये बात मैंने आपको बताई थी। रिफंड भी हो गया। फिर मैं आपको लेके आ गया था प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में। 4 तरह की ग्रांट की बात की थी हमने, ग्रांट फॉर FA, ग्रांट फॉर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, ग्रांट फॉर रेवेन्यूज, और फिर हमारा था नॉन मॉनेटरी ग्रांट। ग्रांट फॉर FA हो गया, डेप्रिशिएबल के 2 मेथड, नॉन डेप्रिशिएबल कैपिटल रिजर्व में, बात खत्म हो गई। मैं आपको चलते चलते ले आया प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में। बहुत सिंपल, आसान और सादा सा कॉन्सेप्ट है। प्रमोटर वर्ड का मतलब है ऑनर, और ऑनर का मतलब है बिजनेस को सेटअप करना। लैंड खरीदना एक अलग बात है और बिजनेस को सेटअप करना एक अलग बात है। अगर सरकार मुझे बोले कि बैकवर्ड एरिया में जाके फैक्ट्री लगाओ और जितना पैसा आपकी फैक्ट्री में लगेगा उसका 50% हम आपको दे देंगे। गुजरात सरकार ने अदानी गवर्नमेंट को बोला कि भाई यहाँ की जो लैंड है ना तो उस पर फसल होती है ना कोई किसी और काम की, बंजर जमीन है यार, तुम इसमें कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगा लो।
अगर कोई एक फैक्ट्री वहां लगेगी तो उस एरिया का डेवलपमेंट भी तो होगा, उसको देख के 4 लोग और आएंगे। पॉलिसी तो बहुत बढ़िया है। अगर कोई लोग देखो, टीवी पे मत देखा करो ऑपोजिशन क्या बोलती है क्या नहीं बोलती। अगर सरकार किसी बिजनेसमैन को बोलती है कि आप इस जगह पे पैसा लगाओ, तो वहां पे डेवलपमेंट आएगी उस चीज की, लोगों को रोजगार मिलेगा, हॉस्पिटल। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। लक्ष्मी निवास मित्तल ने पंजाब में एक छोटी सी मंडी है, रामा मंडी, वहां पे रिफाइनरी लगाई है। हॉस्पिटल एम्स बठिंडा में पहुंच गया, एम्स पहुंच गया। वो क्यों पहुंचा? क्योंकि वहाँ रिफाइनरी है आसपास, पंजाब के बिल्कुल नज़दीक, बठिंडा के बिल्कुल नज़दीक है। वहाँ के आसपास की जो लैंड की कीमत है वो सोना बन गई, लोगों को वहाँ रोजगार मिल गया, अंदर स्कूल बन गए, मेडिकल कॉलेज बन गए। एक रिफाइनरी बनने से वहाँ का एरिया इतना डेवलप हो गया। सरकार कहती है कि बिजनेसमैन को लगाओ यार पैसा हमारी स्टेट में। हर सीएम की बात कोशिश होती है कि हमारी स्टेट में इन्वेस्टमेंट आए, डेवलप हो जाएगी स्टेट। ऑपोजिशन कुछ ही कहता रहे सर, न्यूज़ वाले कुछ ही कहते रहे। अगर एक बिजनेसमैन अगर एक बिजनेस सेटअप करेगा बैकवर्ड एरिया में, वहाँ का एरिया डेवलप हो जाएगा सर। सरकार उस चीज़ के लिए ग्रांट, उनको प्रोत्साहन देती है कि हम आपको सब्सिडी देंगे। तो प्रमोटर एज अ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर किसी बिजनेस में 100 करोड़ रुपए लगे हैं, सरकार कहती है 50 करोड़ हम देंगे, तुम लगाओ वहाँ पे पैसा, तुम्हारे पास दिमाग है तुम चलाओ। सरकार सिर्फ पैसा दे सकती है, बिजनेस तो बिजनेसमैन ने करना है, दिमाग तो उसका है, आइडिया उसका है, और कुछ पैसा वो अपना लगाता है, कुछ सरकार से लगवाता है, एरिया डेवलप हो जाता है सर। लोग कहते हैं मदद कर, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है सर, ये इनडायरेक्टली। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की ग्रांट क्या होती है? किसी बैकवर्ड एरिया में अगर मैं बिजनेस सेटअप करता हूं और उसके लिए सरकार मुझे ग्रांट देती है, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। उसमें गवर्नमेंट एज एन ओनर पैसा लगा रही है। तो ऐसा नहीं कि आपने पैसा लगवाया और भाग जाओगे आप, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको बिजनेस कितने साल रन करना पड़ेगा, यहाँ से आप छोड़ के नहीं जा सकते, बहुत सारी कंडीशंस होती है। लेकिन हम तो सीए लोग हैं सर, हमें तो एंट्री से मतलब है। अगर क्वेश्चन में लिखा है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन तो कोई बात नहीं, बिजनेस सेटअप करने की बात कर रहे थे। तो ध्यान रखना, एसेट परचेज करना और बिजनेस सेटअप करना दो अलग अलग बातें हैं। क्वेश्चन में कई बार हम मार खा जाते हैं, क्वेश्चन में ग्रांट दे रखी होती है बिजनेस सेटअप करने की, हम उसको एसेट मान जाते हैं। नहीं, अगर बिजनेस सेटअप करने की ग्रांट है तो वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की ग्रांट है, और प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की ग्रांट आपकी कैपिटल रिजर्व में जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और इसकी अकाउंटिंग वही होगी जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की करके आए हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, रिफंड करना है तो कैपिटल रिजर्व टू बैंक। ये देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है। इफ एनी ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस, देन it will be considered as grant related to promoter contribution. It will be accounted for under capital approach, means capital reserve. The entries shall remain same as in case of non depreciable asset. Entries आपकी सेम है। फिर हम आ गए थे ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यूज पे। रेवेन्यूज क्या है? ये इनकम्स भी हो सकते हैं और ये एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। क्या मतलब? मैंने सरकार से गुजारिश की कि मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ उन प्रोडक्ट्स को नीडी लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को डिस्काउंट पे देता हूँ। मेरा एक फूड आइटम है और इस फूड आइटम का एमआरपी है 10 रुपये, लेकिन जब मैं किसी गरीब आदमी को देता हूँ तो मैं देता हूँ 4 रुपये में, 6 रुपये डिस्काउंट दे देता हूँ। गवर्नमेंट कहती है बहुत बढ़िया। मैंने बोला जी मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, सोसाइटी की हेल्प कर रहा हूँ, थोड़ा सा पैसा आप चैरिटी करो। तो सरकार की इस तरह की स्कीम्स आती हैं कंपनीज के लिए कि अगर आप कोई भी सेल डिस्काउंटेड प्राइस पे करते हैं और आपके डिस्काउंट की वजह से समाज का भला हो रहा है तो सरकार ग्रांट दे देती है। अच्छा, और मेरे पास जी 4000 कर्मचारी हैं, मैं इन 4000 कर्मचारियों के लिए कोई वेलफेयर के लिए पैसा खर्च कर देता हूँ, या मैं और कोई समाज के कल्याण के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने अपने सारे स्टाफ को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगवा दी। कंपनीज जब सेल करती हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, पब्लिक वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर, जब खर्चे की बात होती है
मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। सरकार ने आपको 2 लाख रुपए दिए, या आप रिपेयर करवा लो अपनी बिल्डिंग की। सरकार ने आपको 5 लाख रुपए दिए कि आप ये 5 लाख रुपए स्टूडेंट्स में स्कॉलरशिप बांट दो। तो ना तो कोई एसेट जनरेट हो रही है, ना ही कोई बिजनेस सेटअप हो रहा है। पैसा सरकार से आया, बट गया। मान लो एक स्पोर्ट एसोसिएशन है, सरकार ने 5 लाख रुपए दिए कि आप अपने खिलाड़ियों को इनाम बांटो, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराओ। पैसा आया, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, कहानी खत्म। पैसा आया, खर्च हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं ग्रांट्स फॉर रेवेन्यूज। रेवेन्यूज इनकम से रिलेटेड भी हो सकती हैं और आपका एक्सपेंस से भी। जब हम सेल करते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे तो इनकम से रिलेट हो गया। अच्छा, सरकार ने बोला, एक स्कीम चलाई कि आप गुड्स को बनाओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, क्वालिटी वाइज। तो सरकार को बिजनेसमैन ने बोला, जी क्वालिटी अगर इंप्रूव करेंगे तो पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। सरकार कहती है हमारा तो एग्जीबिशन है, आपको बनानी पड़ेगी। हमने फॉरेन के अथॉरिटीज को दिखाना है कि हमारे यहाँ के बिजनेसमैन किस क्वालिटी का माल बनाते हैं। हमने बोला जी पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। सरकार कहती है हम आपको दे देंगे। तो अगर आप गुड्स की क्वालिटी मेंटेन करते हैं और उस पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है आपको, तो पहले आप खर्च करते हैं, फिर आपको ग्रांट मिल जाती है। ये सारा P&L के थ्रू रूट होता है, रिपेयर का, मेंटेनेंस का, स्कॉलरशिप का, पब्लिक वेलफेयर का, अपना स्टाफ वेलफेयर का, सेल एट डिस्काउंटेड प्राइस टू नीडी पीपल। मतलब ये सारा आया, खर्च हो गया, आया, खर्च हो गया। हमारे पास कुछ नहीं है, समाज का भला होता है इसमें। तो करना क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, ग्रांट टू P&L, और अगर रिफंड करना पड़े तो P&L टू बैंक। पैसे का मिस यूज होगा तो रिफंड भी होगा, रिफंड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। ये देखो आप, बैंक टू ग्रांट, ग्रांट टू P&L, P&L टू बैंक। चलें जी आगे। फिर हम चलते चलते आगे नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स में। ये रहा जी। और सबसे पहली बात मैंने आपको क्लास में ये समझाई थी कि जो आपके नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स हैं ये, इसका दूसरा नाम है नॉन कैश ग्रांट्स। इसकी अकाउंटिंग ही नहीं होती। अकाउंटिंग क्यों नहीं होती इसकी? DDA ने अनाउंस किया कि हम LIG फ्लैट्स का आवंटन करेंगे, लोअर इनकम ग्रेड फ्लैट्स का आवंटन करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे। आवंटन का मतलब अलॉटमेंट करेंगे। इन्होंने 1000 फ्लैट्स बनाए हैं और इस फ्लैट का जो अगर मार्केट प्राइस देखा जाए तो 25 लाख है, लेकिन जिसको मिल गया उसके लिए ऑफर्ड प्राइस है 10 लाख का। क्या मैंने सरकार को 25 लाख देने? नहीं। क्या मुझे 15 लाख वापस मिलेंगे? नहीं, मुझे तो देनी 10 लाख है। सरकार कहती है 25 लाख का फ्लैट हम आपको 10 लाख में दे रहे हैं। मैं इसको चेंज करता हूँ। सरकार कहती है आप ये फ्लैट खरीदो 25 लाख का, हम आपको 15 लाख वापस कर देंगे। बात में फ़र्क है, पहले मैं 25 खर्च करूँगा, फिर 15 का चेक आएगा। ये बन गया ग्रांट फॉर एसेट्स। सरकार कहती है 25 का फ्लैट 10 में ले लो, तो आपको मिला ही 10 में ना आपने 25 दिए ना 15 मिले। तो जब आपको 10 लाख रुपए कंसेशनल रेट पे कोई चीज़ मिल रही है तो उसमें ग्रांट ऑलरेडी एडजस्टेड है। जब कोई एसेट आपको कंसेशनल प्राइस पे मिल रही है तो ग्रांट एडजस्टेड है, कोई अकाउंटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप एंट्री पास करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख रुपीज़। आपने एसेट खरीदी ही 10 लाख में, तो जब कंसेशनल रेट पे आप कोई एसेट ले रहे हैं तो उसमें ग्रांट ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो ग्रांट की अकाउंटिंग बनती नहीं है। मैं पहले 25 लाख लूँ, पहले मैं 25 लाख दूंगा एसेट टू बैंक 25 लाख, फिर ग्रांट आएगी और फिर बैंक टू ग्रांट 15 लाख, फिर तो अकाउंटिंग बनती है। आपको मिले ही सीधे, आपको एसेट में देना ही 10 लाख है। तो नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स का मतलब नॉन कैश ग्रांट्स, नॉन कैश ग्रांट्स का मतलब प्राइस में ऑलरेडी एडजस्टेड है। आपको एसेट्स कंसेशनल रेट्स पे डायरेक्टली मिलते हैं, तो जिस प्राइस पे आपको एसेट मिलेगी उस पे आप एंट्री पास कर लो, ग्रांट की अकाउंटिंग तो बनती नहीं। अच्छा,
ये देखो, there will be no accounting for these grants because these grants are provided by government by reducing the purchase price of assets. These grants are already adjusted in acquisition price of assets. It can also be said that assets are acquired directly at reduced prices. तो कोई अकाउंटिंग बनती नहीं, तो कॉन्सेप्ट कहानी बन के रह गया। फिर एक पॉइंट और मैंने बताया था, फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट्स का। कभी कभार सरकार कंडीशन पूरी होने पे कोई एसेट फ्री में भी दे देती है, बस आपको जाना है एसेट लेनी है, पैसे नहीं देने। तो मैंने आपको बताया था, अगर कोई एसेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, आपने उसका सिंगल रुपया पे नहीं किया, तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। आप लिखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट्स 0 प्राइस पे, और लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू रजिस्ट्री में लिखी होती है, उस अलॉटमेंट पेपर में लिखी होती है। ये देखो, वैल्यू विच इज रिटन ऑन अलॉटमेंट पेपर। वो जो अलॉटमेंट आपको मिलता है ना, जब आप फर्स्ट अलॉटी बनते हैं किसी चीज का, तो उसके पेपर आपको सरकार बना के दे, उसको कन्वेंस डीड बोलते हैं। तो उसमें लिखा होता है कि हम कितने रुपए की एसेट आपको फ्री में दे रहे हैं, वो उसकी नॉमिनल वैल्यू होती है। तो नीचे लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू, बाहर लिखेंगे 0। कुछ टीचर कह देते हैं कि यहाँ पे 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 1100 रुपए, 2100 रुपए, 31 रुपए दिखा दो। वो इसलिए कहते हैं कि हिंदू कल्चर में जब हम कोई एसेट लेके आते हैं तो उसकी पूजा करवाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, और पंडित जी को 21, 51, 101, कोई गाड़ी भी लेके आता तो भी पहले मंदिर में लेके जाता। हमारा हिंदू कल्चर है सर ये। तो वो जो आप पूजा के लिए पैसे देते हैं ना, उसको कैपिटलाइज करके उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। लेकिन सर एएस इन बातों को नहीं मानता ना, एएस तो रूल्स के हिसाब से चलता है। तो एएस में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, वो सब अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो अगर कोई एसेट फ्री में मिली है आपको, तो हम उसे 0 कॉस्ट पे दिखाएंगे। अब इसके पीछे का फंडा क्या है, मैंने क्लास में बताया था आपको कि नील कॉस्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप उसको बैलेंस शीट में शो ही मत करो। आपकी कॉस्ट 0 है, लेकिन एसेट आप यूज कर रहे हैं, आपके पोजेशन में है, आपको मिल चुकी है, तो आपके ओनरशिप में भी है, और कुछ सालों बाद आप इसको बेच भी सकते हो, क्योंकि इस पे कंडीशन लगी होती है 10 साल 15 साल आपको होल्ड करके रखनी होती है। तो जब इसको बेचेंगे कभी रिस्ट्रिक्शन खत्म होने के बाद, तो सारा प्रॉफिट है वो आपका। लेकिन इस तरह के एसेट्स पे लंबा टाइम लगा होता है, इसलिए प्रॉफिट वॉफिट तो भूल जाओ आप। बात तो डिस्क्लोजर की है कि बैलेंस शीट में दिखाना जरूरी है इसको। ये बात हमने क्लास में पढ़ी थी बेटे, बस खत्म हो गया। उसके बाद तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। ये हमारा सेकंड लेक्चर आ गया था, फिर मैंने इसमें क्वेश्चन कराने शुरू किया था। आपको देखो, आप ये सारी बातें हैं, ये तो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सीए प्रवीण जिंदल आ गया जी, थैंक यू। AS 12 मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको कुछ ना कुछ और नया टॉपिक रिवाइज कराऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, एप्लीकेशन एंड नेचर। फिर हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन, ग्रांट और गवर्नमेंट का मीनिंग। फिर क्या पढ़ा हमने, 4 कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड एसेट्स, फिर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यूज, और फिर हमारा नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल। पूरे एएस में क्या इंपॉर्टेंट था, एक तो एसेट रिडक्शन मेथड और दूसरा हमारा अमोर्टाइजेशन मेथड। बाकी सब तो सिंपल था। जय श्री राम, रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन करना आपका काम है सर, कॉन्सेप्ट सारे मैंने टच कर दिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।